हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल जिसका नाम है फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के कुछ ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो यूं मान लीजिए कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा वो ये समझिए कि लगभग आज हम 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें से आपके 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आज के 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपसे निवेदन है कि मिस मत कीजिएगा, बस इस वीडियो में बने रहिए। आपका हिंदी ग्रामर का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ बिहार बोर्ड 10th वालों के लिए है, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के चालू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है च का उच्चारण स्थान कहाँ है। च का उच्चारण स्थान तो मैं आपसे बता दूं, जो च का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। एक बार बोल के देखिए च। च देखिए आपके तालु के पास जा रहा है कि नहीं जीभ। देखिए एक बार फिर से च बोल के देखिए आपके तालु के पास जा रहा है कि नहीं जीभ। बोल के देखिए आप खुद में, तब पता चलेगा कि तालु पे जा रहा है कि नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है छत्र ज्ञ कौन व्यंजन है। तो मैं आपको बता दूं, जो छत्र ज्ञ होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा कि छत्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब चलिए आगे देखते हैं भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का उच्चारण स्थान एक बार भ बोल के देखिए। भ भ भ बोल के देखिए आपका ओष्ठ आ रहा है कि नहीं। ओष्ठ दोनों टच हो रहे हैं कि नहीं। एक बार आप खुद बोल के देखिए, दोनों टच होंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि भ हमारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ओष्ठ से। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ओष्ठ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक बार त बोल के देखिए आप लोग। एक बार त बोल के देखिए। त क्या आपका जीभ दांत से नहीं टकराया? क्या आपका जीभ दांत से नहीं टकराया? टकराया तो आप बोल सकते हैं कि दंत। क्या बोल सकते हैं? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो दंत। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो आप बताइएगा कि सर उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। आपके हिंदी ग्रामर का जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 80 से 90% ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड 2025 में लड़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आपसे यही निवेदन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आग कौन शब्द है। आग कौन शब्द है? आग कौन शब्द है? तो मैं आपको बता दूं, आग जो है तद्भव है। क्या है? तद्भव है। आग कौन सा शब्द है? अगर कोई पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा? बोल दीजिएगा कि सर तद्भव है। क्या है? तद्भव है। एक बार मैं आपसे फिर बता दूं, आग कौन सा शब्द है? तो बता दीजिएगा तद्भव। कौन सा बताइएगा बच्चों? बताइए एक बार कि बोल दीजिएगा तद्भव। अब चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सभा कौन संज्ञा है? सभा तो मैं आपको बता दूं, सभा समूहवाचक संख्या है, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप नहीं देखे हैं सभा? तो देख लीजिएगा, सभा में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्योंकि समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब ढेर सारे लोग समूह में रहते हैं। समूहवाचक के मतलब होता है समूह या समुदाय का बोध हो। तो क्या सभा समुदाय का बोध नहीं करता है? समूह का बोध नहीं करता है? तो कहिएगा कि सर करता है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है पानी कौन संज्ञा है। पानी कौन संज्ञा है? तो मैं आपसे बता दूं, पानी पानी को नाप तोल सकते हैं। पानी द्रव्य है। पानी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तब द्रव्यवाचक। कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। क्या बताइएगा? कोई पूछेगा तो पानी कौन सा संज्ञा है तो बता दीजिएगा कि सर द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आषाढ़ शब्द कौन लिंग है। आषाढ़ शब्द कौन लिंग है? तो आप बता दीजिएगा। आषाढ़ शब्द पुल्लिंग है। क्या है?
आषाढ़ शब्द पुल्लिंग है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आषाढ़ शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा है आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो मैं आपको बता दूं जो आपका आज्ञा शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो है नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपको नहीं पता है तो देखिए, नदी शब्द का आपका जो बहुवचन होता है नदिया होता है। क्या होता है? नदिया होता है। अब फिर से मैं एक बार रिपीट करा रहा हूँ कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नदिया होगा। अगर कोई पूछ दिया कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा सर नदी शब्द का बहुवचन नदिया होता है। क्या होता है? नदिया होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन का ऊपर चलते हैं, जो दिया है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मैं आपसे बता दूं कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। ये याद रखिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्रीमती होता है। क्या होता है? श्रीमती होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है होश शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो मैं बता दूं जो आपका होश है, होश शब्द है वो एक वचन का उदाहरण है। किसका है? एक वचन में उसका प्रयोग होता है। होश शब्द किसका उदाहरण है? तो बोल दीजिएगा सर होश एक वचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक वचन के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, में पर किस कारण की विभक्ति है? में और पर किस कारण के विभक्ति विभक्ति है? आप बता दीजिएगा कि में पर अधिकरण के विभक्ति है। अधिकरण अधिकरण की विभक्ति क्या है? तो आप बता दीजिएगा में और पर अधिकरण की विभक्ति है। किसकी विभक्ति है? में और पर अधिकरण की विभक्ति है। आप बता दीजिएगा कि में और पर अधिकरण की विभक्ति है। याद हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, को आ रहा है तो किस में आएगा? कर्म कारक में। कर्ता ने कर्म को याद है आपको? कर्ता ने कर्म को याद है? अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसमें से भी आपके 2, 3, 4, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। कर्ता ने, याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, और दिया है लोगों ने चोर को मारा किस कारण कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कर्म कारक का। किसका उदाहरण है? कर्म कारक का। तो चलिए अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर, जो है रह दे रह दे। तो चलिए अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो चौराहा में क्या आ रहा है बच्चों? कहीं ना कहीं चौ आ रहा है। तो चौ का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए चौ का मतलब क्या होता है? चौ का मतलब होता है चार। क्या होता है? चौ का मतलब चार। तो जब भी संख्या आ जाए वो कौन सा समास होगा बाबू? कौन सा समास होगा? तो बता दीजिएगा सर। जब भी कोई भी संख्या आता है तो वो द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो आपका चौराहा कौन सा समास हो जाएगा बाबू? तो बता दीजिएगा कि द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि चौराहा में चार आ रहा है तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है आपका पीताम्बर कौन समास है? तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पीताम्बर कर्मधारय है या बहुब्रीहि, कर्मधारय है या बहुब्रीहि। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका पीताम्बर होता है बहुब्रीहि होता है, ना कि आपका कर्मधारय। अगर कोई कह रहा है कि कर्मधारय होता है तो बताइए दोस्त, दोस्त मेरे भाई ये गलत है। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है कि जो आपका पीताम्बर शब्द होता है वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये कि पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? तो बता दीजिएगा बहुब्रीहि, ना कि कर्मधारय। ना कि कर्मधारय आप बोलिएगा बहुब्रीहि समास है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है देहचोर शब्द कौन समास है? देहचोर शब्द कौन समास है? तो देहचोर, कहीं ना कहीं देहचोर को अगर हम तोड़ेंगे तो देह प्लस चोर होगा। देह प्लस चोर, देह का चोरी करने वालों को हम कहते हैं देह चोर। देह का चोरी करने वाला, देह का चोरी करने जो करेगा उसी को तो हम देह चोर कहेंगे।
तो कहीं ना कहीं कारक चिन्ह विलोप हो रहा है कि नहीं, कारक चिन्ह विलोप हो रहा है कि नहीं बताइएगा, कारक चिन्ह विलोप हो रहा है कि नहीं। कारक चिन्ह जब विलोप हो रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। अगर आपको समास समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए देखिए। हमारे एक से एक अनुभवी टीचर जो है छोटू सर, उनके द्वारा समाज पढ़ाया गया है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। मुझे विश्वास है कि आप पूरे तरह से समाज समझ जाइएगा, पूरे तरह से समाज समझ जाइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, जो है भाई बहन कौन समास है, भाई बहन कौन समास है। तो याद रखिएगा, जब भी बीच में ये चिन्ह आए तो आप कह दीजिएगा कि वो द्वंद्व समास है। क्या कह दीजिएगा, वह द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। जब भी भाई बहन कोई भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह है तो आप क्या कह दीजिएगा, वो द्वंद्व समास है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या आप बताइए। भाई का उल्टा बहन नहीं है, भाई के उल्टा बहन नहीं है, कहीं ना कहीं उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं और बीच में योजक चिन्ह है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है विधवा शब्द का विलोम है, तो विधवा शब्द का विलोम होता है साधवा, याद रहेगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होता है, साधवा, याद रखिएगा। विधवा शब्द का विलोम होता है साधवा। क्या होता है, विधवा शब्द का विलोम होता है साधवा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि विधवा शब्द का विलोम क्या होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि विधवा शब्द का विलोम साधवा होता है। क्या होता है, साधवा होता है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है रक्षा का विलोम शब्द क्या है, रक्षा का विलोम शब्द। तो रक्षक एक तरीका से बोला जाए तो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा विनाश होगा, क्योंकि रक्षा प्रदान मतलब सुरक्षा, एक आपको वो घेर के रखा है, कहीं से कुछ होने नहीं दे रहा है। और विनाश का मतलब क्या है, कहीं ले जाके गड्ढे में ढकेल दिया, यही तो हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो आपका रक्षा है उसका उल्टा क्या होगा, विनाश। क्या होगा रक्षा का उल्टा, विनाश, याद रखिएगा, रक्षा का उल्टा क्या होगा, विनाश। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अनुकूल शब्द में कौन उपसर्ग है, तो याद रखिएगा अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है, क्योंकि कुल जो है एगो शब्द हो गया और अनु एगो, तो जो कुल का है वो, तो अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता दीजिएगा। अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा, अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए दिया है छलिया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो देखिए छलिया शब्द में इया प्रत्यय है, क्योंकि ये छल को अलग कर देगा। छल एगो शब्द हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, छल एगो शब्द हुआ कि नहीं हुआ, बोलिएगा आप सर, हुआ। तो जब छल को अलग कर दिया तो इसमें से क्या बचा, तो बोलिएगा इया बचा। क्या बचा, इया बचा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इया प्रत्यय हो जाएगा। कौन प्रत्यय होगा, बोलिएगा इया प्रत्यय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो है झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बोलिएगा आप, झूला शब्द में आ प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। एक बार मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं, ला प्रत्यय लिख देते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है आ प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, आ प्रत्यय होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो है वियोग शब्द में कौन उपसर्ग है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वियोग शब्द में योग आपका एगो शब्द हुआ कि नहीं हुआ, तो शब्द के पहले क्या लगा है, बी लगा है। क्या लगा है, बी लगा है, तो आपका उपसर्ग क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। वियोग शब्द के पहले क्या लगा है, योग के पहले आपका लगा है बी। क्या लगा है, बी, तो आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछ दिया तो क्या बताइएगा, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बता दीजिएगा बी उपसर्ग है। क्या, कौन सा उपसर्ग है, तो बता दीजिएगा बी उपसर्ग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुजान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। क्यों, क्योंकि ये जान एगो शब्द हो गया, हुआ कि नहीं, आप बताइए, जान एगो शब्द हुआ कि नहीं, एगो शब्द हुआ।
बोलिएगा आप, एगो शब्द हुआ तो जो आपका जान है उससे पहले क्या लगा है? सु लगा है। क्या लगा है? सु लगा है। तो आपका सु क्या हो जाएगा? सु क्या हो जाएगा? तो आप बताइएगा। सर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, सुजान शब्द में आपका एगो जान शब्द है, उससे पहले क्या लगा है? सु लगा है, तो आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फिर मैं बता दूं कि बढ़िया में भी इया प्रत्यय है। बढ़िया में भी इया प्रत्यय है, ना कि या प्रत्यय है, इया प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बताना है? इया प्रत्यय है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत प्लस आम्बर। क्या होता है? पीत प्लस आम्बर। याद रखिएगा, पीताम्बर का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत प्लस आम्बर। अगर अगर आपको संधि विच्छेद नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, एक वीडियो आपको संधि विच्छेद पर मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। किसके साथ? शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अभी भी आप अभी ध्यान दीजिए, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीत प्लस आम्बर। पीत प्लस आम्बर। पीताम्बर शब्द का अगर पूछ दिया कोई संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा पीत प्लस आम्बर। पीत प्लस आम्बर। क्या बताइएगा? पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद, तो बता दीजिएगा पीत प्लस आम्बर। फिर से एक बार मैं बता दूं, ये आपके लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन जरूरी है, इसीलिए मैं इस पर इतना डिस्कस कर रहा हूँ। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीत प्लस आम्बर। क्या बता दीजिएगा? पीत प्लस आम्बर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, आपका पंचम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पम प्लस चम। पम प्लस चम। क्या हो जाएगा? पम प्लस चम। पम प्लस चम। अगर आपसे कोई पूछ दिया पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? उसे बोल दीजिएगा कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम प्लस चम होता है। क्या होता है? पम प्लस चम। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मनः प्लस हर। क्या होगा? मनः प्लस हर। आपका मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः प्लस हर। क्या होगा? मनः प्लस हर। अगर आप अगर आप मैट्रिक बोर्ड के छात्र हैं, मैट्रिक बोर्ड के छात्र हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, तो आपका एक और वीडियो कराया गया है जिसमें आपके साइंस के लगभग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 आने वाले हैं। तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, आपसे निवेदन है उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारा चैनल बिहार बोर्ड का एक से एकाल तैयारी करा के देगा आपको। हमारा मिशन है 450 का। कितने का मिशन है? 450 का। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।